तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में निषेचन की पश्च घटनाएं चल रही थी, उसमें हमने पहले आपको विदलन के बारे में पढ़ाया। आज हम पढ़ने वाले कोरक पुटी की संरचना के बारे में। तो देखते हैं कोरक पुटी की संरचना क्या चीज है। यानी कि अंतरक कोश की, जैसे कि आपने देखा होगा, यानी कि इसमें क्या होता है, कोशिका यानी कि कोरक पुटी के सबसे भारी कोशिका चपटी एवं परत का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, पोष कोरक या ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, पोष कोरक या ट्रोपोब्लास्ट। जो क्या करती है भाई, यह कोशिका क्या है, सबसे भारी आवृत्ति, यह कोरक पुटी एंड्रोमेट्रियम को गर्भाशय से चिपकाने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है, गर्भाशय से चिपकाने में, यानी गर्भाशय की जो परत होती है एंड्रोमेट्रियम, उसको चिपकाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें फिर क्या पाई जाती है, इस कोश कोरक के नीचे एक कोशिका का समूह पाया जाता है, जिसे बोलते हैं आईसीएम, यानी कि इनर सेल ऑफ मास, यानी कि अंतरः कोशिकीय सेल पाई जाती है, यानी अंतरः कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और इनर सेल ऑफ मास यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है उसमें, बहुत सारी, यानी सेल ऑफ मास बोला जाता है उसे। तो देखते हैं, यानी कि कोरक पुटी की बाह्य कोशिका या बाहरी कोशिका, कोरक पुटी की बाहरी कोशिका, चपटी कोशिका, चपटी परत एवं परत का निर्माण करती है, आवरण का निर्माण करती है, परत बनाती है, जिसे परत का निर्माण करती है, जिसे कोश कोरक या ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। यह कोशिका सबसे का यह भारी आवरण होता है, यह कोरक पुटी का बाहरी आवरण होता है, जो भारी आवरण होता है, जो कोरक पुटी को गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम परत से चिपकाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब कोश कोरक के नीचे एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे आईसीएम, इनर सेल ऑफ मास या अंतरा कोशिका कहते हैं, अंतरा कोशिका कहा जाता है।
अंतरा कोशिका कहा जाता है। अब क्या होगा, जो ये कोशिकाएं होंगी यानी कि कोरक पुटी की में क्या पाए जाएंगे, इन कोशिकाओं को कहेंगे स्तंभ सेल। इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे, कोरक पुटी की इस कोशिकाओं को क्या कहेंगे, स्तंभ सेल यानी कि स्टेम सेल कहेंगे। कोरक पुटी की कोरक पुटी की इन कोशिकाओं को स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका कहते हैं। स्तंभ यानी कि स्टेम या स्तंभ कोशिका, स्तंभ या स्टेम कोशिका एक विशिष्ट प्रकार की द्विगुणित कोशिका होती है। क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, जो क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है जो सभी ऊतक एवं अंगों के विकास में सक्षम होती है। यानी कि ये क्या करेगी भाई, विकास को सक्षम, यानी कि इसके अंदर एक विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं यानी कि स्टेम सेल होती हैं जो हमारे शरीर के अंग एवं विकास का में सक्षम होती है। ठीक है, अब कोरक पुटी की गुहा में एक द्रव पाया जाता है, द्रव भरा होता है जिसे कोरक गुहा या ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहते हैं। यानी कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, कोरक पुटी की संरचना। कोरक पुटी बाह्य संरचना कैसी होती है, चम्पेनुमा संरचना होती है। जैसे क्या कहेंगे भाई, जिसे कहेंगे हम कोश कोरक। कोश कोरक के नीचे एक कोशिका पाई जाती है, इसे बोलते हैं आईसीएम। आईसीएम यानी कि इनर सेल ऑफ संतरा कोश के अवकाश। ठीक है, और इसके बाहरी आवरण से क्या होती है, एंडोमेट्रियम परत चिपकने में सहायता होती है। यानी कोरक पुटी कहाँ चिपक जाती है, गर्भाशय में। ठीक है, कोश कोरक के नीचे एक कोशिका का समूह है जिसे आईसीएम बोलते हैं। कोरक पुटी की इस कोशिका को स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका कहते हैं। स्टेम सेल क्या करती है, हमारे शरीर के सभी ऊतक एवं अंगों का विकास करने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो कोरक पुटी की गुहा में एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, कोरक गुहा या ब्लास्टोमियर किसे कहेंगे, यानी गर्भाशय, कोरक पुटी का गर्भाशय से चिपकना क्या कहलाता है, रोपण। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है, उससे चिपकना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। अंतरोपण किसे कहेंगे, यानी गर्भाशय में धंसना। तो देखें, नोट के रूप में लिख लेते हैं इसे। कोरक पुटी का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति यानी कि एंडोमेट्रियम भित्ति में चिपकना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। चिपकना रोपण कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा, रोपण। दूसरा नोट और लिख लेते हैं एक, ये पूछा जाता है पेपर में 1 नंबर में। यानी कि कोरक पुटी का गर्भाशय के आंतरिक भित्ति में धंसना अंतः
रोपण कहलाता है। यानी कि ये क्या हो गए आपके फैक्चुअल पॉइंट हो गए, यानी फैक्ट हो गया, तो आरोपण और अंतरोपण कहेंगे। अब हम जो हमने निषेचन की पश्च घटना की बात कही है उसको पढ़ लेते हैं डायग्राम के रूप में। तो देखें, यानी कि ये क्या हो जाएगा ओवम, यानी कि ओवा, ये क्या हो जाएंगे स्पर्म। ठीक है, इनका क्या होगा संलयन, यानी कि फ्यूजन होगा। क्या होगा इनका संलयन होगा, फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद जो संरचना बनेगी वो होगी द्वैगुणित। कैसी होगी, 2a, जिसे क्या बोलेंगे जाइगोट, यानी कि युग्मनज। अब इसमें असमान विभाजन होंगे और असमान विभाजन के बाद मैंने बताया था कि युग्मनज में प्रारंभ में यानी सॉरी विदलन में प्रारंभिक समसूत्री विभाजन होता है और जिससे 2, 4, 8 और 16 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे क्या कहेंगे तूतक या मोरुला। तो देखते हैं, यानी कि जाइगोट बनेगा। अब क्या होगा, इसमें समान विभाजन होगा और 2 कोशिकाओं का समूह बनेगा, तो इसे बोलेंगे 2 सेल स्टेज। ठीक है, फिर इसमें विभाजन होगा और 4 सेल अवस्था बनेगी, यानी कि 4 सेल स्टेज। इसके बाद फिर विभाजन होगा, फिर क्या बनेगी 8 सेल अवस्था, यानी कि 8 सेल स्टेज। ठीक है, फिर विभाजन होगा और फिर विभाजन होगा, एक ब्लास्टूला अवस्था आती है, यानी क्या क्या कहेंगे ब्लास्टूला, जिसे क्या कहेंगे 16 कोष की अवस्था। और 2 सेल स्टेज से लेकर 16 सेल कोष की अवस्था को क्या कहते हैं तूतक, यानी कि मोरुला। तो देखिए कोरक खंड कहेंगे इसे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे कोरक खंड। क्या बोलेंगे भाई, कोरक खंड, यानी कि ब्लास्टुला अवस्था। इससे ये कैसी अवस्था है, 16 सेल स्टेज की अवस्था है, यानी 16 कोष की अवस्था है। इस अवस्था यानी यहाँ से यहाँ तक की अवस्था को हम बोलते हैं तूतक। क्या कहेंगे तूतक कहेंगे। अब कोरक खंड में क्या होगा, 32 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी 64, यानी कि कोरक खंड में क्या होगा भाई, कोरक खंड में होगा जो अवस्थाएं होंगी 32 से 64 सेल स्टेज होंगी। ठीक है, 32 से 16 सेल स्टेज बनेंगी, उसे देखते हैं। तो वो जो संरचना बनती है वो इस प्रकार बनेगी भाई, यानी कि उसमें हमें पोषकोरक भी बनाना है, आईसीएम भी बनाना है। तो देखें जो अवस्था होगी, तो इस बारी सेल को बोलेंगे हम आईसीएम, यानी कि आईसीएम इनर सेल ऑफ मास, यानी कि अंतराकोशिकीय अवस्था। ठीक है, फिर इसके बाद
इस अवस्था को बोलेंगे हम पोषपूरक, यानी कि इसे क्या कहेंगे, पोषपूरक। क्या बोलेंगे भाई इसे, पोषपूरक। इसे क्या बोलेंगे, कोरक गुहा, जिसमें मैंने बताया था क्या भरा होता है, दूसर द्रव, यानी कि द्रवनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोरक गुहा। अब इन दोनों संरचना यानी इससे क्या मिलकर बनती है, कोरक पुटी की संरचना। क्या बनेगी, कोरक पुटी की संरचना। ठीक है भाई।